तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं 22 मई की प्रथम पारी के साथ। इसका पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध उच्च है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 100 ओम, 80 ओम और 60 ओम दे रखा है। जो राशि जितनी बड़ी होगी उसका विद्युत प्रतिरोध उतना ही ज्यादा अधिक होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 ओम है, वो सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो निर्जलीकरण का मतलब क्या? शरीर में पानी की कमी। तो पानी की कमी के दौरान हमारे शरीर में जो लवण वगैरह है वो कम हो जाते हैं, तो नष्ट होने वाला पदार्थ हो जाएगा आपके सोडियम क्लोराइड जो लवण है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सवाल है, पहले एशियाई खेल का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था दोस्तों 1951 में। 1951 में भारत में हुआ था, दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और फिर एक बार हुआ था 1982 में भारत में। अब तक 2 बार एशियाई खेल हो चुके हैं। 1951 में जो प्रथम एशियाई खेल और 1982 में भी नई दिल्ली में हुआ था। और अभी जो पिछला एशियाई खेल है वो 2018 में हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। और नेक्स्ट जो 2022 में एशियाई खेल होने वाले हैं वो आपके हांगझाऊ चाइना में होंगे 2022 में। उसके बाद फिर 4 साल 2026 में होंगे जापान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है, 12 वर्ष और 107 दिवस का रहा है, 1950 से लेकर 1962 तक। और राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार इलेक्ट हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, तो ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में यदि अपन प्रतिरोध को ऐड करेंगे तो वो अपना हो जाएगा समानांतर क्रम, पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये समानांतर क्रम हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जहाँ पर प्रतिरोध का जो योग होगा 1/r है, परिणामी प्रतिरोध वो होगा। जितने भी प्रतिरोध है उनके व्युत्क्रमानुपाती आपको जोड़ करनी पड़ेगी। तो 1/r1 + 1/r2। अगला सवाल, तो नेक्स्ट जीके का सवाल है, किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर, जो कि झारखंड की सिटी है। और इसका नाम पड़ा है टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के नाम पर। तो ये है जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर भी कहते हैं, झारखंड का है। जिला पूर्व सिंहभूम का ये सिटी है आपके जमशेदपुर, झारखंड राज्य का। अगला सवाल है, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी इजी क्वेश्चन था। तो आधुनिक मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों होमो सैपियंस है, जो कि एनिमलिया जगत का है। अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो ये भी इजी क्वेश्चन था, लेमन हो जाएगा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जीके का सवाल है, किस प्राकृतिक घटना में स्थितिक विद्युत शामिल होती है? तो ये दोस्तों प्राकृतिक घटना हो जाएगी आपकी तड़ित। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तड़ित के अंदर जो लाइटनिंग होती है इसमें स्थितिक विद्युत है वो शामिल होती है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। अगला सवाल है, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी के अंदर मापा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट जीके के सवाल की तरफ। सवाल है, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु को इस प्रकार से लिखेंगे O2। तो O2 के अंदर कितने परमाणु है? O+O, यानी 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2 होते हैं। और ऑक्सीजन के द्रव्यमान की बात करें तो एक परमाणु के अंदर जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16 मोल पर ग्राम पर मोल होता है। तो दोनों का कितना हो जाएगा? 16 × 2 = 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका द्रव्यमान ऑक्सीजन के अणु का। तो अगला सवाल है, सोनार का फुल फॉर्म आपको पूछा है। तो सोनार हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सोनार का क्या कार्य होता है? जल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए कि कितना वो गहरा है ऑब्जेक्ट, कितना सतह से दूरी पर है और कौन सी डायरेक्शन में है। तो इसका पता लगाने के लिए इसमें अल्ट्रा वायलेट वेव, जो पराश्रव्य ध्वनि तरंग है, उसका प्रयोग किया जाता है। और रडार की बात करें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, जो हवा के अंदर कोई भी एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, उनका पता लगाती है कि वो कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है, वो होता है रडार में। और जिसमें रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। और सोनार में किया जाता है आपकी पराश्रव्य तरंग का। पराश्रव्य तरंग कौन सी होती है? वो तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है?
तो तंबाकू है उसके अंदर निकोटीन मौजूद होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निकोटीन जो कि सोलानेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। और निकोटीन के फॉर्मूले की बात करें तो C10 H14 और N2 ये निकोटीन का फॉर्मूला होता है। और सोलानेसी कुल के जो पादप हैं उनमें पाया जाता है निकोटीन, और ये तंबाकू में मौजूद होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो अपच के इलाज के लिए जो दवा का उपयोग किया जाता है वो एंटासिड होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। एंटासिड का क्या काम होता है? पेट में अम्ल के स्तर को कम करना एंटासिड का कार्य होता है। अम्ल का स्तर बढ़ जाता है तो अपच की बीमारी हो जाती है। अपच का मतलब क्या? बदहजमी। और यहाँ पे बात करें और भी जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक। तो एंटीसेप्टिक का क्या मतलब हो जाएगा? प्रतिरोधी। जो एंटीसेप्टिक होती हैं वो रोगाणुरोधक होती हैं, मरहम होती हैं, प्रतिरोधी हो जाएगी आपके। और एनाल्जेसिक की बात करें तो ये पीड़ानाशक होता है, जो पेन को कम करता है, वो आपके एनाल्जेसिक हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है एंटीबायोटिक, तो ये भी एक प्रतिजैविक है जो जीवाणु को मारता है, ये एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो बिल्कुल नाम से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो आपके हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन उड़ीसा का सी ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम सही हो जाएगा। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो धमनी से शिरा के अंदर जो रक्त का प्रवाहित किया जाता है उसे कहा जाता है कैपिलरी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी केशिकाएं करेक्ट हो जाएगा। कैपिलरीज है तो जो धमनी से शिरा में रक्त का प्रवाहन किया जाता है वो कैपिलरी के द्वारा किया जाता है। और अगला सवाल है, किसी परमाणु के में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें अपन बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा? तो ब्रेक पैड है जो पहिए को स्पर्श करता है, तो इनमें से ये हो जाएगा पैड और रिम के बीच जो घर्षण लगेगा, घर्षण के कारण यहाँ पे पहिए है वो उसकी गति कम हो जाएगी और वो साइकिल रुक जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि इनमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। जैसे पहले राजाओं के वक्त हुआ करता था कि राजा का उत्तराधिकारी उनका बेटा, पुत्र या पुत्री होगी, तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है, मतलब ये आपका एक गणतांत्रिक हो जाएगा। विश्व जल दिवस 2019 की थीम आपको पूछी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर्स का आने वाले किसी भी एग्जाम में बन सकता है। विश्व जल दिवस आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और इसकी जो 2019 में थीम थी वो थी आपके किसी को पीछे ना छोड़ो, लीव नो वन डिवाइड बिहाइंड, किसी को पीछे ना छोड़ो। और अगला सवाल, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? तो जो न्यूलैंड का आवर्सारणी का अष्टक नियम था जिसमें प्रत्येक 8 तत्वों के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है, तो अष्टक का नियम कितने नंबर के तत्व तक लागू होता है? तो ये सिर्फ आपके कैल्शियम तक ही लागू था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल है जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। तो ये हो जाएगा आपके उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। तो पृथ्वी के अंदर मौजूद जो गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल है ये उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है और भाप का उपयोग करके यहाँ पे टरबाइन को जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुओं के बनने की वजह से काली हो जाती हैं। तो ये सिल्वर सल्फाइड के बनने से चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, सिल्वर सल्फाइड के बनने से। और सिल्वर सल्फाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, इसका उपयोग किया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें क्या रिएक्शन होती है, जो सिल्वर है उसकी रिएक्शन होती है H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से होती है, फिर बनती है आपकी सिल्वर सल्फाइड Ag2
S और उसके साथ हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती है। तो ये आपके हो जाएगी चांदी के काले होने का, चांदी की जो कुछ दिनों बाद खुले रखने पर चांदी की वस्तुएं किसके बनने से काली हो जाती है, तो ये आपके सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? काफी इजी क्वेश्चन था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। अगला सवाल है, आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित थे? तो आर्थर परेरा है ये फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, फुटबॉल के खिलाड़ी थे आर्थर परेरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो ये आपकी कोयल हो जाएगा। कोयल है ये सामान्यतः घोंसले के अंदर अंडे नहीं देता है। एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा, तो फुल मून उसके बाद नेक्स्ट फुल मून के बीच अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? तो ये 29.5 दिनों से थोड़ी अधिक, लगभग ये होती है दोस्तों 29.53 दिन होती है। 29.53 डे होती है, यानी 29.5 से थोड़े अधिक, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। एक फुल मून से दूसरी अगली जो फुल मून है उसके बीच की अवधि है वो 29.53 डेज होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का विकार नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन, आपकी आंख का विकार है। कौन सा आंख का विकार है ये पूछा आपको, तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, जो आंख का विकार है। जिसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, निकट की वस्तुएं हैं वो तो अपन को स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। नाम से यहाँ पे अलग है। निकट दृष्टि दोष वैसे एक तरफा देखने पर लगता है कि निकट की वस्तुओं में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन निकट की आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की अस्पष्ट दिखाई देगी। और इसके निवारण हेतु जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो होता है दोस्तों आपका कॉनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया हुआ है? तो ये दोस्तों बांध हो जाएगा, कृष्णा नदी पर जो बांध बनाया गया है वो है नागार्जुन सागर बांध, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नागार्जुन सागर बांध ये तेलंगाना राज्य में है। बाकी बात करें भाखड़ा नागल, जो भाखड़ा नागल है ये सतलज नदी पर बनाया हुआ है। और हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड है ओडिशा, महानदी में, ओडिशा में है, महानदी पर बनाया हुआ बांध है। और नर्मदा सागर बांध है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित थे? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? जो कोच होते हैं, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, उनको दिया जाता है। और इस पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये जो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है इनका नाम है रघुनंदन गोखले, और ये है शतरंज खेल से संबंधित थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ये रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है? कौन सा मतलब आपके जॉइंट है वो नहीं है? तो टकना, घुटना, गर्दन, कोहनी। यहाँ पे नेक आपका करेक्ट हो जाएगा। गर्दन में कोई भी जॉइंट नहीं होता है। और इस टाइप से एक और रीजनिंग का क्वेश्चन देख सकते हो। कौन सी संख्या नीचे दी गए संबंध को सर्वोत्तम है वो ढंग से पूर्ण करेगी? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं। उस प्रकार फुटबॉल में होते हैं 11 खिलाड़ी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस तत्व को एका बोरॉन के रूप में जाना जाता है? तो ये एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन तत्वों की भविष्यवाणी की गई थी। फिर बाद में ये तत्व खोजे गए तो एग्जैक्ट उसी जगह में ये तत्व है उनको व्यवस्थित किया गया था। तो एका बोरॉन दोस्तों कहा जाता है ये आपके स्कैंडियम को कहा जाता है। बाकी बात करें एका एल्यूमिनियम की, तो एका एल्यूमिनियम ये बहुत बार पूछा जाता है, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम। तो एका सिलिकॉन कहा जाता है दोस्तों जर्मेनियम को, और एका एल्यूमिनियम कहा जाता है गैलियम को, और एका बोरॉन आपका स्कैंडियम हो जाए। जो भी आपकी आवर्त सारणी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसमें जो ग्रुप खोजे गए थे तो उनमें भविष्यवाणी की गई थी कि आपके बोरॉन के नीचे है कौन सा तत्व आने वाला है। तो वहां पर रिक्त स्थान छोड़ा गया था और फिर स्कैंडियम आया तो उसका नाम हो गया एका स्कैंडियम। एका का मतलब क्या था? प्रथम तत्व जो भी आएगा उसका। तो एका स्कैंडियम हो गया आपकी बोरॉन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे एका बोरॉन हो गया आपकी स्कैंडियम, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कार्बाइन है। अभी ये कार्बन की इसमें श्रृंखला होती है, जिस प्रकार डायमंड हीरे के अंदर होती है कि कार्बन एक दूसरे से अटैच रहते हैं, इस प्रकार यहाँ पे हीरे से भी, ये डायमंड से भी कठोर पदार्थ है जिसका नाम है कार्बाइन, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
अगला सवाल, इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर रोनाल्ड रोस ने ये खोज की थी कि मलेरिया है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रोनाल्ड रोस ने ये खोज की थी। पूरे देश में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एचआरडी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का आपको नाम पूछा है। तो एचआरडी मंत्रालय के द्वारा जो योजना प्रस्तावित की गई थी जिसमें स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए योजना थी, इसका नाम है दोस्तों शाला अस्मिता। एचआरडी की फुल फॉर्म क्या? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा ये योजना है शाला अस्मिता। ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखी जाएगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? सामान्यतः जो कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कौन सी स्थिति में अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी को उबाल सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए क्वथनांक क्या होता है, किसी भी दरों का क्वथनांक क्या होता है। तो दोस्तों क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर वाष्प दाब, उस दरों का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है। वाष्प दाब है ये वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है, तो वह ताप आपका होगा क्वथनांक। मतलब वह ताप जो पानी उबालता है वही आपका क्वथनांक होता है, जिसमें जल है वो भाप बनता है, वाष्प के रूप में कन्वर्ट होता है। तो उस स्थिति में कौन सा ताप होगा? जहाँ पर वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है? वायुमंडलीय दाब के इक्वल। यदि वायुमंडलीय दाब कम हुआ तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। कम वाष्प दाब पर ये क्वथनांक हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब जितना अधिक होगा तो उसको उतनी ही ज्यादा अपन को ऊष्मा देनी पड़ेगी वायुमंडलीय दाब की इक्वल करने के लिए, क्वथनांक यानी जल को उबालने के लिए। तो यहाँ पर दाब अपना जितना ही कम होगा वो वाष्प दाब है उसके इक्वल जल्दी हो जाएगा, मतलब कम ताप पर इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे आंसर हो जाएगा निम्न दाब पर। इसलिए आपको पता है जो पहाड़ी इलाके होते हैं ऊंचाई में हाइट की स्थिति में, वहां पर यदि अपन जल वगैरह उबालते हैं तो वो बहुत ही जल्दी उबलता है, क्योंकि ऊंचाई में दाब कम होता है। दाब कम होने का क्या मतलब हुआ कि उस दरों का वाष्प दाब है वो बहुत ही कम ताप पर इस दाब के इक्वल हो जाएगा और वही आपका क्वथनांक हो जाएगा। क्वथनांक का मतलब पानी है वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो निम्न दाब आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दोबारा नापने के लिए अप्रैल में अपने पर्वतारोही दल को माउंट एवरेस्ट पर भेजा था? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। अभी तक नेपाल ने इसकी हाइट मेजर नहीं की है। सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर की थी, जो आपको पता है 8,848 मीटर हाइट है, वो 1954 में एक सर्वे हुआ था। भारत द्वारा ये सर्वे कराया गया था 1954 में। वह पर भारत ने ये हाइट मेजर की थी और उसको मानक मानकर नेपाल में ये रखी गई है कि इसकी हाइट है 8,848 किलोमीटर। लेकिन अभी दोबारा है वो नेपाल ने इसकी हाइट को मेजर करने के लिए अपने पर्वतारोही दल को माउंट एवरेस्ट पर भेजा है। तो किसने भेजा? नेपाल ने भेजा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद है वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखिए यहाँ पे आपका लेंस कौन सा है? ये लेंस है अवतल लेंस। तो आपको पता होना चाहिए इस टाइप से होता है आपका अवतल लेंस। तो ये इसका हो जाएगा मुख्य फोकस। यहाँ पे वस्तु कहाँ पे रखी जा रही है? अनंत और अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और अनंत यहाँ पे कहीं अपन वस्तु रख देते हैं। ये आपका F मान लेते हैं, ये 2F मान लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। O और अनंत के मध्य कहीं पर भी रखेंगे तो ये समानांतर आ रहा है ये प्रकाश की किरण, और ये लेंस है तो अपवर्तन हो जाएगा इसका। तो इस टाइप से अपवर्तन होने के बाद समानांतर प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से। तो F से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी अपन की किरण, ऐसे गई और वापस इस टाइप से यहाँ से प्रतीत होगी आपको आती हुई। तो यहाँ से गुजरेगी F से। फिर जो ऑप्टिकल बिंदु है ये सेंटर O है, यहाँ से जो प्रकाश किरण आती है वो सीधी चली जाती है, इस टाइप से सीधी चली जाएगी। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर, जो कि वस्तु से क्या है? छोटा है। तो हाशित प्रतिबिंब बनेगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो स्पष्ट बता देता हूँ। ये इस टाइप से आपका लेंस है और यहाँ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अवतल लेंस में अनंत, और ये जो ऑप्टिकल O है सेंटर O के मध्य रखा हुआ है। तो ये वस्तु आई और समानांतर प्रकाश किरण है, ये यहाँ से अपवर्तन होगा तो इसमें वापस F पर आती हुई ये किरण प्रतीत होगी F पर, और जो यहाँ से डायरेक्ट निकलेगी ये किरण, ये नियम होता है, ये O से डायरेक्ट निकल जाती है ये किरण यदि
आपके ऑप्टिकल सेंटर पर आती है तो वो सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। गड़गड़ाहट की आवाज किसकी वजह से होती है? तो जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है वो ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन होता रहता है, जिसके कारण गड़गड़ाहट की आवाज होती है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो सोल्डर है ये दोस्तों मिश्र धातु है आपके लेड और टिन की है। किसकी है? लेड और टिन की मिश्र धातु है सोल्डर। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लेड का मतलब क्या है? पीबी, टिन का मतलब है एसएन, तो ये हो जाएगी सोल्डर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है? तो भारत की प्रथम जो एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है वो अटल नगर है छत्तीसगढ़ की। तो अटल नगर छत्तीसगढ़ ये है एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो कि भारत की प्रथम है। एक यौगिक का आपको अणुसूत्र दिया था C2H6O और यौगिक का आपको नाम पूछा था। तो यहाँ पर यौगिक के नाम दो हो सकते हैं। दो किस टाइप से? एक तो हो सकता आपका C2H5OH हो जाता, ये हो जाएगा एथेनॉल। एक तो आपका एथेनॉल हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 5 और 1 6 और ऑक्सीजन, ये आपके एथेनॉल हो जाएगा। और एक हो सकता है यहाँ पे ईथर हो सकता है। किस टाइप से? CH3OCH3। इसमें भी आप देख सकते हो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ईथर और एथेनॉल ये दोनों हो सकते हैं। या तो आपका ईथर हो सकता है या एथेनॉल हो सकता है। तो ऑप्शन ये ए करेक्ट है। डाइमेथिल जो 2 तो आपके मिथाइल थे CH3 और ये ईथर ग्रुप था। तो डाई मिथाइल ईथर और इथेनॉल है, ये दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन ए आपका